आज हम लोग इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 से, जो क्या कहता है कि एक ऊर्ध्वाधर पेड़ का शीर्ष आंधी में जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर मुड़कर क्षैतिज में आधार से 12 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है, तो पेड़ की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। जैसे कि क्वेश्चन पढ़ के पता चल गया कि यह हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी का एक क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और मैं आपको बता रहा हूं इस क्वेश्चन को हम लोग ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड के अंदर बना लेंगे। ठीक है मेरे भाई, लेकिन एक बार पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे कि बोल क्या रहा है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर हम बनाएंगे कैसे एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 51 से शुरुआत करते हैं। अच्छा, जो मेरा भाई इस वीडियो को पहली बार देख रहा होगा तो उसको मैं बता देता हूं कि 51 से तो आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले 50 तक का मैथ्स का सॉल्यूशन का वीडियो मैं बना चुका हूं। सारा वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उन क्वेश्चन को भी देख लेना, तो आपको बहुत सारे मैथ्स के सॉल्यूशंस, अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग टॉपिक के आपको मिल जाएंगे। तो चलो आज हम लोग यहां से कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से, जो हाइट एंड डिस्टेंस और ऊंचाई और दूरी का एक क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको अच्छे से समझते हैं। तो बोलता है एक ऊर्ध्वाधर पेड़, मतलब एक पेड़ है जो सीधा है, एक ऊर्ध्वाधर पेड़। ठीक है मेरे भाई, तो पेड़ ऐसे जनरली बना देते हैं, ऐसा कुछ पेड़ है। ठीक है, जो क्या बोल रहा है, जिसका शीर्ष आंधी में किसके कारण, आंधी के कारण जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई, मतलब जमीन से कितने मीटर की ऊंचाई, 5 मीटर की ऊंचाई। तो मान लेते हैं 5 मीटर की ऊंचाई यहां कर देते हैं, तो 5 मीटर की ऊंचाई यहां से वो क्या करता है, टूटता है मुड़कर क्षैतिज आधार पर कितनी दूरी पर, 12 मीटर की दूरी पर। ठीक है, तो ये टूटा और 12 मीटर की दूरी लगभग मान लेते हैं ऐसे टूटा होगा और 12 यहां ये टच कर रहा होगा, है ना, ये टच किया और ये इसके क्षैतिज आधार पे कितने की दूरी है, 12 मीटर का डिस्टेंस है, 12 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है मेरे भाई, चलो तो ये टूट गया, तो इसको ऐसा कर देते हैं, ये टूट गया पेड़। ठीक है, आंधी के कारण टूटा है और टूट के नीचे गिरा है, और कितनी ऊंचाई से टूटा है, तो 5 मीटर की ऊंचाई से टूटा है, और कितनी दूरी पे जाके टूटा है, तो 12 मीटर की दूरी पे जाके टूटा है। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। जमीन को छूता है, देखो छू लिया ये जमीन को, थोड़ा सा एकदम अजीब टाइप बना है ना, तो ये दे अब शायद थोड़ा, अरे ज्यादा हो गया ठीक है, सही है सही है। ठीक है, तो छूता है, तो पेड़ की ऊंचाई आपको बताना है, मतलब आपको इस कंप्लीट पेड़ की हाइट बताना है। तो आपको इतना पार्ट का तो पता है, मतलब अगर आप इसकी वैल्यू निकाल दोगे ये एक्स की, तो पेड़ की कंप्लीट हाइट क्या होगी, ये 5 मीटर, और ये निकाल दिए तो इस 5 मीटर को इस एक्स के साथ जोड़ोगे तो आपका क्या होगा, पेड़ की कंप्लीट ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी ना मेरे भाई, क्योंकि पेड़ क्या है, एक इतना बड़ा है और ये अगर सीधा रहता तो इतना बड़ा है, ये टूट के यहां आ गया, है ना, तो आप इसका लेंथ निकाल लो, ये आपको पता है, फिर इसको जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट पेड़ की हाइट आपको आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, अब देखो ये क्या बना, तो देखो अगर पेड़ सीधा है तो यहां पर कौन सा डिग्री का कोण बन रहा होगा, सर यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। बेसिक है कि आपको पता है, ऐसा सीधा लाइन और एक बेस होता है, तो यहां पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। सही मेरे भाई, और जब ये ऐसे बनाओगे तो ये होता है सर लंब, और ये होता है आधार, और ये होता है कर्ण, ये होता है हाइपोटेनस, ये होता है बेस, और ये होता है परपेंडिकुलर। सही है भाई, तो पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, पढ़े होगे बचपन में, कभी ना कभी तो पढ़े होगे कि सर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। पढ़े हो ये जीवन में, पढ़े तो होगे, है ना। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग क्या है, सर कर्ण का वर्ग बोले तो x का वर्ग। सही है, लंब का वर्ग बोले तो लंब कितना है, 5 मीटर का वर्ग है। ठीक है, और आधार का वर्ग बोले तो 12 का वर्ग। सही बात है। अब देखो तो x का वर्ग बराबर 5 का 25, 12 का 144, और x का वर्ग बराबर 169। ठीक है मेरे भाई, तो अब दोनों जगह वर्गमूल लेने पे तो ये x का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर। आपको पता है x का स्क्वायर इधर क्या होगा, x, और ये 13 का स्क्वायर, क्योंकि 13 इंटू 13 क्या होता है, 169। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई, x की वैल्यू 13 आ गई। अब बहुत ध्यान से सुनना, सीधा 13 देखते हुए 13 मत मार देना, ऐसे गलती हम करते हैं, सीधा 13 आया, x की वैल्यू आई और सीधा 13 मार देते हैं,
लेकिन ये सही नहीं है। 13 प्लस 5, 13 प्लस 5 प्लस 13, तो 13 5 कितना होगा? 18 मीटर। तो इस पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी मेरे भाई? 18 मीटर। ये समझ में आया? अब आप बोलोगे सर ये तो पूरा डिटेल ही हुआ, आप तो बोले थे 10 सेकेंड में कैसे बनाएंगे वो आप सिखाने वाले हो। बिल्कुल भाई, है ना। पहले आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं इसको जल्दी से कैसे बनाएंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूं, आपको पता है क्या करना है, वीडियो को रोकना है और इस क्वेश्चन को नोट करना है। ठीक है मेरे भाई, चलो अब देखते हैं कि सर इसको जल्दी से कैसे बनाएंगे। तो देखो पहले मैं पूरा ही मिटा देता हूं, आपको एग्जाम में इतना पेड़ वेड़ बनाना नहीं है। पहले पाइथागोरस थ्योरम का एक बेसिक कंसेप्ट है, आपको पता है ट्रिपलेट होता है। क्या होता है? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट वो 3 नंबर का कॉम्बिनेशन होता है जहां पाइथागोरस सेटिस्फाई होता है। जैसे एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का। किसका होता है? 3 4 5 का। 3 का स्क्वायर करोगे क्या होगा मेरे भाई? सर 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 4 का स्क्वायर करोगे क्या होगा? 16, और ये दोनों को जोड़ोगे तो किसके बराबर होगा? 5 के स्क्वायर के बराबर। मतलब 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए, कुछ कुछ बातें याद होनी चाहिए। तो ना ये इसको क्या बोलते हैं? इन तीनों नंबरों को ट्रिपलेट, जिसमें पाइथागोरस सेटिस्फाई होता है। अब देखो 3 4 5, 2 का गुना करो, 2 का गुना करो तो 6 8 10, ये भी एक ट्रिपलेट ही है। देखो 6 का क्या होगा? 36 होगा, 8 का क्या होगा? 64 होगा, और दोनों को जोड़ोगे तो 10 का स्क्वायर ही होता है। कहने का मतलब 3 4 5 एक ट्रिपलेट हुआ, है ना। दोनों में, तीनों में 2 2 का गुणा करो तो 6 8 10 एक ट्रिपलेट हुआ, फिर 3 3 का गुणा करो 9 12 15 एक ट्रिपलेट हुआ। ऐसे करते जाना, ये बना 2 का गुणा, ये बना 3 का गुणा, ऐसी 4 का 5 का, तो ये सब क्या है? ट्रिपलेट कहलाते हैं। ये इस नंबर के कॉम्बिनेशन को, इन 3 नंबर के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट होता है। जहां पर ट्रिपलेट का मतलब लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के योग, इस वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है मेरे भाई, कहने का मतलब ये समझ में आया। सर एक सीरीज होती है 3 4 5 की, ठीक है मेरे भाई, तो इससे कितने सारे नंबर बना सकते हो कि नहीं बना सकते? आप बस इतना बताओ। आप ये नोट करते रहना, बहुत काम की चीज बता रहा हूं आपको मैं, ये नोट करते चलना। ये ट्रिपलेट है, 2 का गुना, 3 का गुना, 4 का गुना, ये सब क्या है? ट्रिपलेट। ठीक है, और कोई सीरीज? सर एक सीरीज होती है, अगर मैं आपको बोलूं 5 12 13 की एक सीरीज होती है, 5 12 13 की। देखो 5 का 25, ठीक है, 12 का 144 और 13 का 169, ये दोनों को जोड़ोगे तो 169 ही होगा। ठीक है भाई, तो इसके बाद फिर वही 2 का गुना करोगे तो 10 24 26, ये करते रहना, 2 का गुना 3 का गुना। ठीक है मेरे भाई, एक होता है 8 15 17, 8 15 17, ठीक है मेरे भाई, ये भी एक ट्रिपलेट की बेसिक होता है, जिसमें 8 का स्क्वायर 64 होता है, 5 का कितना होता है? 225 होता है, 225, और दोनों को जोड़ोगे तो 289। ऐसे सीरीज होता है। अगर ये आपको याद है तो क्वेश्चन को बनाने में दबी, एक 20 21 29 का भी बनता है ना, उसको भी देख लेना। ठीक है मेरे भाई, चलो तो अगर ये आपको याद है तो देखो क्वेश्चन में दम कितना था। देखो क्वेश्चन क्या था? एक पेड़ था जो टूट गया, तो पेड़ नहीं बनाना है, सीधा सीधा बनाओ। कहां से टूटा? 5 मीटर की हाइट से, तो 5 मीटर की हाइट से टूटा, टूट गया मेरे भाई। यहां पर कितना है बेस की दूरी? 12 मीटर, तो 5 12 13 का एक ट्रिपलेट होता है। देखो 5 12 13 का एक ट्रिपलेट होता है, फट से लिखोगे 13, है कि नहीं? पेड़ की हाइट क्या होगी? सर ये 5 और ये टूटा पार्ट 13, पेड़ की हाइट होगी 18। बताओ 10 सेकेंड भी लगा क्या? 10 सेकेंड भी नहीं लगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन को बनाया जाता है। ठीक है, चलो तो आप इसको नोट कर लेना। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है जो क्या बोलता है कि यदि x - 1 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है, ये इसका एक फैक्टर है, तो आपको k का मान बताना है, मतलब इस k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। बढ़िया सा क्वेश्चन है। तो पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये क्वेश्चन को भी हम लोग 10 सेकंड के अंदर बना लेंगे, वो तो मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है समझो, जैसे x - 1 k का एक गुणनखंड है या एक फैक्टर है, तो पहले इसका मतलब समझते क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूं। देखो 15 का फैक्टर क्या होता है, आप मेरे को बताओ। तो 15 का फैक्टर होता है 3 और 5। 15 का फैक्टर क्या होता है? 3 और 5। 15 का गुणनखंड 3 और 5 होता है। सर ये गुणनखंड का क्या मतलब होता है? एक ऐसा नंबर, जैसे 15 को 3 पूरी तरह भाग कर देता ना, 3 पंचे 15, तो 3 से अगर मैं 15 को भाग करूं तो शेषफल क्या आता है?
रिमाइंडर क्या आता है 0, मतलब 3 इसका एक फैक्टर होगा, 3 इसका एक गुणनखंड होगा। जैसे 15 को मैं 5 से भाग करूं तो 5 दिया 15, रिमाइंडर क्या आया 0, शेषफल क्या है 0, मतलब 5 15 का एक फैक्टर होगा, एक गुणनखंड होगा। और अगर 15 को मैं 4 से भाग करूं तो 4 तिया 12, शेषफल क्या आएगा, या देखो 4 तिया 12, शेषफल क्या आएगा 3 आएगा कि नहीं आएगा, मतलब 4 इसका फैक्टर या 4 इसका गुणनखंड नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से इसको भाग नहीं कर पाता, शेषफल कुछ ना कुछ आ जाता है, इसलिए इसका फैक्टर नहीं है। अब आया समझ में। तो कहने का मतलब, फैक्टर का मतलब समझे, गुणनखंड का मतलब, जैसे मैं बोलता हूं बताओ तो 12 का फैक्टर क्या 5 है, तो आप बोलोगे नहीं सर 12 का फैक्टर 5 नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि जब 12 को आप 5 से भाग देते हो तो शेषफल क्या आता है 2 आता है। ठीक है मेरे भाई। लेकिन क्या 12 का फैक्टर 3 है, बोलोगे हाँ सर 12 का फैक्टर 3 है, क्योंकि 3 चौ 12 पूरी तरह भाग हो गया। 12 का फैक्टर 2 है, बोलोगे हाँ 2 छिके 12 है। 12 का फैक्टर 4 है, बोलोगे हाँ। तो कहने का मतलब हर वो नंबर जो 12 को भाग कर देगा और जहां पर शेषफल 0 आएगा वो सारे 12 का फैक्टर या 12 का गुणनखंड होगा। तो इस लाइन का मतलब समझ में आया, गुणनखंड। चलो अब यहां क्या बोल रहा है, जैसे x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है, कहने का मतलब 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस k को जब मैं x माइनस 1 से भाग दूंगा तो शेषफल क्या आना चाहिए 0। बोलोगे सर आपको कैसे पता कि शेषफल 0 आना चाहिए, ऐसे पता है क्योंकि हमको बोल दिया है कि x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है, इसका एक फैक्टर है। और अगर x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है तो शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। सही बात है, मतलब इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। आएगा ना मेरे भाई। ठीक, चलो अब आप मेरे को बताओ कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। मैं अपने शायद तीसरे या चौथे वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम बहुत बढ़िया से बताया हूं, जब मैं इसी तरह का एक क्वेश्चन करा रहा था। तो आप वीडियो को देख लोगे तो आपको वहां बहुत डिटेल बताया। ठीक है भाई, तो आज मैं डायरेक्ट बताता हूं। डिटेल जानना होगा तो शायद तीसरे या चौथे पार्ट में देख लेना, सारा का वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको वहां से देखना। वहां मैं रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल प्रमेय बहुत डिटेल पढ़ाया हूं। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं से कंटिन्यू करते हैं। जो लगातार वीडियो देख रहा होगा उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो आज पहली बार देखा होगा और जिसको रिमाइंडर थ्योरम उतना नहीं पता होगा, तो भाई प्रीवियस किसी क्वेश्चन में मैं बहुत डिटेल पढ़ाया हूं, आप वहां देखना। ठीक है मेरे भाई। चलो अब यहां से करते हैं। तो फिलहाल मैं हल्का सा बात बता देता हूं। रिमाइंडर थ्योरम मतलब, रिमाइंडर ये बोला ना इसका एक गुणनखंड है, तो मतलब रिमाइंडर या शेषफल क्या आएगा 0। अब रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है सर, रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि x माइनस 1 बराबर 0, मतलब x बराबर क्या है 1। मतलब यहां जहां पर x है वहां पर आप क्या रखो 1 रखो, जहां जहां पर x है वहां पर क्या रखो 1। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 0। देखो 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस k बराबर 0। सही बात है। अब यहां पर रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि x की वैल्यू को क्या करना है, इससे भाग दिए ना, तो x की वैल्यू को क्या रखोगे आप 1। तो x 1 रखोगे क्या आएगा 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k बराबर 0। ठीक है मेरे भाई। और आपको पता है ना रिमाइंडर बराबर 0 क्यों बोले, क्योंकि ये इसका एक फैक्टर है, और अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। ठीक, और रिमाइंडर थ्योरम से अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं कि k का मान क्या होगा। ठीक है मेरे भाई। ठीक, तो 1 का क्यूब क्या होता है 4, और 1 का क्यूब 1 ही होगा, है ना, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, और 4 एकम 4 प्लस k बराबर 0। ठीक है, तो 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k बराबर 0। 4 एकम 4, 3 एकम 3, तो सर प्लस 4 से माइनस 4 कट गया, तो 3 प्लस k बराबर 0। तो k बराबर क्या होगा, ये उधर जाएगा तो -3। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, है हाँ ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। बट आपको इतना डिटेल नहीं बनाना, अब आपको एग्जाम में कैसे बनाना है मैं वो बताता हूं। तब तक आप क्या करो, इसको नोट डाउन करके रखो कि इस तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है, अगर दोबारा इस तरह का आ गया तो आप कैसे बनाओगे। ठीक है मेरे भाई। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं कि इसको जल्दी से कैसे करेंगे और बिना समय लगाए फट से कैसे बनाएंगे। तो देखो कुछ नहीं करना, जैसे ही बोले ये इसका एक फैक्टर है बोला ना, तो कुछ नहीं है, x माइनस 1 बराबर 0, मतलब x बराबर 1, सीधा -1 उधर जाएगा तो 1। ठीक है, हो गया। और जहां पर ये
इक्वेशन क्या थी, ये थी कि नहीं थी, बस इतना बताओ। ये थी ना मेरे भाई, ये थी ना, ठीक। तो x की जगह क्या रखते जाओ, चुपचाप 1 रख दो। जैसे x की जगह 1 रखूंगा कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ 4 ही आएगा भाई। 1 का क्यूब तो 1 ही होगा ना, तो 1 इंटू 4 4, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा तो +3, और 1 इंटू 4 -4, क्योंकि सर 1 से गुणा करोगे किसी भी नंबर को तो वही नंबर होता है ना जी, कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, ठीक। प्लस के बराबर 0, तो अब क्या देखे सर, +4 से -4 कट गया और के बराबर क्या आ जाएगा, +3 उधर जाएगा तो माइनस, तो के का मान क्या होगा, -3। तो समझ में आया इसको एग्जाम में कैसे बनाना है, तो मैं जल्दी से तरीका बता दिया और आराम से डिटेल भी समझा दिया, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 53 है जो रीजनिंग का है, फिर क्वेश्चन नंबर 54 भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन नंबर 55 भी रीजनिंग का ही है, और क्वेश्चन नंबर 56 भी उसी का है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 57, 58 और 59। ये 3 क्वेश्चन डीआई का है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा यहां मैं क्वेश्चन लिखा हूं। तो कभी भी याद रखना, डीआई का इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, निर्देश पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और जल्दी जल्दी से करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या काम है, जब भी डीआई आए तो निर्देश बहुत ध्यान से, अच्छे से, शांति के साथ पढ़ना है, ठीक है मेरे भाई। तो क्या कह रहा है, दिए गए दंड चित्र में किसी राज्य का 2011 से 2020 तक का विभिन्न 5 मदों पर खर्च 1000 करोड़ रुपए में दर्शाया है। मतलब ये देखो, ये किसका है, राज्य का है। किसका दिया है, ये राज्य की बात कर रहा है। तो 5 राज्य है, PQRST 5 राज्य है, जिसमें इनके 2011 से 2020 तक का खर्च बताया, 2011 से 2020 तक का, ठीक है भाई। और कितने में, 1000 करोड़ में, मतलब यहाँ 50,000 करोड़ है, यहाँ 45,000 करोड़ है, ये खर्चा बताया है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, चलो इतनी बात तो क्लियर हो गई। आगे क्या बोल रहा है, प्रत्येक मद के लिए छायादीत दंड प्रथम 5 वर्षों का खर्च। छायादीत मतलब क्या होता है, शेडेड पोर्शन वाला। ये जो शेडेड वाला है जिसको अपन ने ऐसा सेट किए हैं, वो प्रथम 5 वर्ष। कौन सा वर्ष, पहला 5 साल, मतलब ये पहला 5 साल होगा, ये पहला 5 साल होगा, ये पहला 5 साल होगा, ये पहला 5 साल होगा और ये पहला 5 साल होगा, ठीक है मेरे भाई। तो इसको ऐसे बता दिया, पहला 5 साल। पहला 5 साल का क्या मतलब होता है, स्टार्ट तो 2011 से 2020 है, मतलब ये कहां से कहां होगा, पहला 5 साल मतलब ये साइडेड वाला 2011 से 2015 के बीच होगा। सही बात है, जो साइडेड है, ठीक है, 2011 से 2015, ठीक है मेरे भाई, ये होगा पहला 5 साल। तथा छाया रहित, कौन सा बोला, छाया रहित कौन सा है, ये देखो बगल वाला, ये छाया रहित वाला है ना, ठीक है। मतलब हाँ, छाया रहित अगले 5 वर्ष, अगला 5 वर्ष मतलब ये वाला होगा छाया रहित वाला सारा कुछ 2015 से 2020, मतलब 2016 से 2020, ठीक है मेरे भाई। ये हुआ छाया रहित, बोला ना 2011 से 2020, ये अच्छे से क्लियर हुआ। चलो, 5 वर्षों के खर्चों को दर्शाता है। तो क्या सीखे, अब सोच रहे हैं कि सर 5 अलग अलग स्टेट है जिनका खर्चा दिया है, कितने में, 1000 करोड़ में, 50,000 करोड़, 45,000 करोड़, और ये 10 साल का आंकड़ा है। कितने साल का आंकड़ा है, 10 साल का, जिसमें पहला 5 साल ये शेडेड वाला है, पहला 5 साल ये शेडेड वाला है, और दूसरा 5 साल ये जिसमें शेडिंग नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो ये 2016 से 2020 है और ये 2011 से 2015 है, ठीक है मेरे भाई। चलो इतनी बात क्लियर हुई, ये बात अच्छे से पढ़ना, तब जाके क्वेश्चन बहुत जल्दी से समझ में आएगा और बनेगा भी जल्दी। उसका की पॉइंट यही है कि जो निर्देश आप उसको बहुत ध्यान से, शांति के साथ पढ़ो, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 57 कहता है मद क्यू पर 2016 से 2020, 2016 से 2020 मतलब अनशेडेड वाले की बात कर रहा है, सही है। और किसकी बात किया, मद क्यू, क्यू वाला मतलब ये वाला हुआ, देखो ये क्यू हुआ, क्यू स्टेट की बात किया। और कौन सा बोला, 2016 से 2020, 2016 से 2020 क्या है, जिसमें शेडिंग नहीं है, तो क्यू का बोला ना, तो क्यू का बोला तो ये कितना है, 55,000 करोड़। तो क्यू वाला कितना है, 55,000 करोड़, ठीक है मेरे भाई। चलो, में खर्च मतलब यहां पर जो खर्च हुआ है, क्यू में जो खर्च हुआ है 2016 से 20 में, पर पी पर 2011 से 2015, पी वाला क्या बोला, 2011 से 2015 मतलब शेडेड वाला, भाई शेडेड वाला 2011 से 15 है, तो पी का शेडेड वाला कौन सा, 50,000 करोड़।
कितना है 50,000 करोड़। सही है ना? समझ पा रहे हो कैसे बना रहा हूं कि सर पी का बोला 2011 से 2015, तो 2011 से 15 वाला कौन सा है? जो शेडेड वाला है। तो पी का खर्चा कितना हुआ? 50,000 करोड़। ठीक। और क्यू का क्या बोला? 2016 से 2020, तो ये अनशेडेड वाला है, मतलब ये हुआ 55,000 करोड़। यहां तक कोई दिक्कत? तो अपने को क्यू का खर्चा लिख दिए 55 और पी का खर्चा लिए 50। ठीक। अब क्या बोल रहा है? तो क्यू का जो खर्चा है, क्यू पर जो खर्च है वो पी में खर्च से कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब क्यू का खर्च जो है पी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो ये प्रतिशत का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है? प्रतिशत का। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, प्रतिशत का 10 या 12 मिनट का एक वीडियो बनाया हूं। एक क्वेश्चन था, पार्ट 5 है, पार्ट 5 है ना, सीजीपीएससी 2024 के प्रीवियस ईयर का जो सीरीज चल रहा है ना, उसमें पार्ट 5 देखना। प्रतिशत का 10 मिनट में बहुत बढ़िया से समझाया हूं। तो आज मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। तो अगर आप उस वीडियो को देख लोगे तो इतना सा भी डाउट नहीं होगा। ठीक है? तो वहां उस वीडियो का लिंक तो होगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। मैं अभी इसको जल्दी से कैसे करते हैं वो बता देता हूं, हालांकि समझ में अभी भी आ जाएगा। ठीक है भाई? तो देखो, मतलब जिसका प्रतिशत का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं उसको एक बार जरूर देखना मेरे भाई। ठीक है? चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोला, ये जो क्यू का खर्चा है ना, क्यू का खर्चा 2016 से बीच में वो पी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बेसिक क्या बताया था उस वीडियो में कि जिससे तुलना करते हैं वो कहां होता है? नीचे होता है। तो आपने यहां पर किससे खर्चा किए कि क्यू का खर्चा पी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सर तुलना पी से कर रहे हैं ना, किससे तुलना कर रहे हैं? पी से कितने प्रतिशत अधिक है। तुलना किससे कर रहा है? पी से। तो वहां क्या बताया था? जिससे तुलना किया जाता है वो नीचे होता है। तो पी से तुलना किए तो पी कहां हुआ? नीचे हुआ। ठीक है मेरे भाई? कितना अधिक है? आप बोलोगे सर ये 55,000 करोड़ है, ये 50,000 करोड़ है, तो 5 अधिक है ना। कितना अधिक है? 5 अधिक है। तो क्या होगा? ऊपर 5 अधिक होगा। अच्छा, निकालना क्या है? आपको समझ में आया? ये बोला कितने अधिक है, तो ये कितना था? पी का खर्चा 50 था और इसका खर्चा 55 था। तो कितना अधिक है? तो बोलोगे सर 50 में ये 5 अधिक है। अधिक है ना भाई? ठीक। आप तो बोले सर प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालना तो क्या करेंगे? 100 से गुना और प्रतिशत लगाएंगे। तो क्या होगा? 50 से कम 50, 50 दूनी 100। तो कितना प्रतिशत अधिक है मेरे भाई? ये 10% अधिक है। हालांकि मैं इसका ऑप्शन लिखा नहीं हूं, मैं इसका ऑप्शन बता देता हूं। पहला ऑप्शन था, देखो पहला ऑप्शन इसमें था 5%, दूसरा ऑप्शन था इसमें 10%, तीसरा ऑप्शन था इसमें 15% और चौथा ऑप्शन था इसमें 12%। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी 10%। ठीक है मेरे भाई? अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि सभी मदों पर 2016 से 20, ध्यान से देखो, सभी मदों पर मतलब पी क्यू आर एस टी, सभी मदों पर 2016 से 2020 में हुआ कुल खर्च। ठीक है भाई? और 2011 से 15 में हुए कुल खर्च से कितना अधिक है या कम है। मतलब कहने का मतलब, ध्यान से देखो, मतलब ये जो शेडेड वाला है ना, ये वाला ये वाला ये वाला, मतलब 2011 से 15 के बीच, 2011 से 15 में टोटल कितना खर्चा हुआ और 2016 से 20 में टोटल कितना खर्चा हुआ, ये आपको निकालना है। फिर आपको बताना किसका कम और किसका ज्यादा हुआ। क्वेश्चन नहीं कह रहा ना। देखो सभी मध्य 2016 से 20, 2016 से 20 क्या है? कुल खर्च बताओ। सभी मदों पर 2016 से 20, 2016 से 20 मतलब ये वाला है कि नहीं? तो देखो 2000, देखो ध्यान से देखो, 2016 से 2020 सही में है कि नहीं? 2016 से 20 का कुल खर्च देखो तो सर इसका होगा 45। देखो बोला ना सभी मदों पर। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को भी 5 से 10 सेकंड के बीच में कैसे कर देंगे वो मैं सिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको डिटेल बताता हूं। ठीक है? ध्यान से देखो क्या बोला, सभी मदों पर 2016 से 2020 में हुआ कुल खर्च, है कि नहीं? तो 2016 से 2020 में हुआ कुल खर्च निकाले कि नहीं निकाले? निकालो। तो 2016 से 20 कौन सा? अनसाइडेड वाला है कि नहीं है? तो अनसाइडेड वाला यहां पर कितना खर्च हुआ? 45 हुआ। यहां पर कितना खर्चा हुआ? 55 हुआ। ठीक है भाई? फिर यहां पर कितना खर्चा हुआ? 30 हुआ। ठीक है? फिर यहां पर कितना खर्चा हुआ? देखो 35 हुआ। यहां पर 35 हुआ। फिर यहां पर कितना खर्चा हुआ? अंत में 40 हुआ। और ध्यान रखना ये लिखते समय मिस्टेक नहीं करना, नहीं तो एक मिस्टेक होगा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई? चलो, हुआ कुल खर्च, किससे कंपेयर करना है सर? 2011 से 15 में हुए खर्च से।
कितना अधिक है और कितना कम है। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, इसको ऑप्शन लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। ठीक है, ऑप्शन में लिख देता हूं। ऑप्शन क्या बोल रहा है? पहला ऑप्शन है 13 कम, यहां लिख रहा हूं ना ऑप्शन 13 कम। ठीक है मेरे भाई। दूसरा ऑप्शन है 13 अधिक, दूसरा ऑप्शन है 13 अधिक। ठीक है मेरे भाई, 13 अधिक मतलब 13,000 करोड़ कम, 13,000 करोड़ अधिक, ये बोल रहा है। ठीक है, तीसरा है 23 कम, तीसरा है 23 कम, और चौथा है, ये मिटा देता हूं थोड़ा सा एकदम अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। हाँ, 13 कम, 13 कम, 13 अधिक, 23 कम और 33 कम। ठीक है मेरे भाई, ये हुआ ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखो। तो जैसे मैं बताया 2016 से 20 का कुल खर्च आया, ठीक। उसके बाद क्या बोला? 2011 से 15, 2011 से 15, ध्यान से देखो 11 से 15 में कितना खर्चा है? तो 50, 2011 से 15। टेंशन नहीं लेना है, अभी आराम से बनाओ। मैं बोला ना इसको जल्दी से कैसे बनाएंगे मैं सिखाऊंगा ना, अभी पहले कर लेते। 2011 से 15 देखो, ये 50 खर्चा है, 50 खर्चा, फिर कितना खर्चा है? 40 खर्चा, फिर कितना खर्चा है? देखो 50 खर्चा, फिर 50 है, फिर कितना खर्चा है? 53 खर्चा है, 53 खर्चा है, फिर कितना खर्चा है? 25 खर्चा। ठीक है मेरे भाई, 25 खर्चा। ठीक है, अब आपको क्या है? ये पूछा कि किसमें ज्यादा खर्चा हुआ, 2016 से 20 में ज्यादा खर्चा हुआ कि 2011 से 15 में। ठीक है मेरे भाई, ये बताना है कि सभी मतलब 2016 से 20 में हुआ कुल खर्च और 11 से हुए कुल खर्च से कितना अधिक है। मतलब यहां पर इससे ज्यादा खर्चा हुआ है, मतलब 16 से 20 में 11 से 15 के कंपेयर में ज्यादा खर्चा हुआ कि कम खर्चा हुआ। क्वेश्चन समझ में आया ना कि 16 से 20 में जो हुआ कुल खर्च है वो 11 से 15 में यहां पर ज्यादा हुआ कि कम हुआ, यही बोल रहा है ना मेरे भाई। ठीक है, देखो जोड़ो इसको, तो जोड़ेंगे कैसे? 5, 5 10 और 5 15, ये 15 हुआ। ठीक है, फिर 4 3 7, 7 3 10, 15 16 17 18 19 और 1 20, इसका खर्चा कितना है? 205 आया। ठीक है मेरे भाई, चलो इसका खर्चा देखते हैं। 50 40 50 50 100 और 140, ये 140 हुआ, और ये 50 60 70, 70 और 5 3 8 78, तो ये हुआ 8 7 8 9 10 11 और 2 218 इसका खर्चा हुआ। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर देखो टोटल 205 आया, यहां पर 218 हुआ। तो क्या बोला? सभी मदों पर 2016 से 20 में हुआ कुल खर्च 2011 में हुए कुल खर्च से अधिक है या कम। तो यहां पर तो कम हुआ है ना। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? सभी मदों पर 2016 से 2020, 2016 से 2020 में जो खर्चा हुआ, ठीक है लिखा हूं 45 55 और 30 और 35 और 40। ठीक है मेरे भाई, और इसको ये है 50 40 50 53 और 25। ठीक है मेरे भाई, तो ये हुआ 100 और 140 और 5 6 7 78, ये हुआ 218, और ये हुआ 5 5 10 5 3 15, 5 हाथ की लगी 1, 5 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। बिल्कुल बिल्कुल, तो कितना कम हुआ सर? 13 कम हुआ। कितना हुआ? ऑप्शन ए इसका सही होगा। अब मैं बताता हूं इसको जल्दी से कैसे करेंगे, फट से कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखो जल्दी से बनाने का तरीका देखो, इसको मैं मिटा रहा हूं, आपको इतना नहीं बनाना होता। जल्दी से कैसे बनाते हैं देखो, इसको मैं मिटाऊं तो देखो ध्यान से देखो जल्दी से इसको कैसे बनाना है। तो देखो जल्दी से कैसे बनाना है, तो सभी मतलब 2016 से 2020 में हुआ कुल खर्च, 2016 से 2020 में हुआ कुल खर्च। देखो अब ध्यान से समझना, पी में मेरे को बताओ आपको किससे कंपेयर करना है? 2016 से 2020 से कंपेयर करना है। अब आराम से एकदम बढ़िया तरीका बताता हूं, आप मेरे को बताओ, ये लिख रहा हूं यहां पर 2016 से 2020, आप मेरे को बताओ ये 16 से 20 में कम हुआ कि ज्यादा हुआ? आपको बताना है 2016 से भी हुआ कुल खर्च 11 से 15 में कुल खर्च अधिक है या कम। मतलब दो बाद का साल है ना 2016 से 2020 में, वहां पर कुल खर्च 2011 से 15 में ज्यादा हुआ कि कम। ठीक है ना मेरे पास, यही बोला ना। आप मेरे को बताओ यहां पर सीधा जोड़ने वोड़ने का काम छोड़ो, डायरेक्ट करो। मेरे को बताओ 2016 से 20 में यहां ज्यादा हुआ कि कम हुआ? आप बस इतना बताओ। सर यहां पर 5 कम हुआ है, क्या हुआ है? 5 कम हुआ कि नहीं हुआ? बस इतना बताओ। यहां पर 5 कम हुआ है ना, देखो यहां 50 हुआ था
16 से 20 में 5 कम हुआ है तो यहां पर 5 कम हुआ। ठीक, अगले में देखो, अगले में देखो सर यहां पर 15 ज्यादा हुआ है। यहां पर कितना हुआ है 16 से 20 में जी? 40 यहां हुआ था, 55 यहां हुआ है, तो यहां पर कितना ज्यादा हुआ सर? यहां पर 15 ज्यादा हुआ। ज्यादा हुआ ना? ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पर कितना कम हुआ? यहां पर कम हुआ 20 कम हुआ। यहां पर कितना कम हुआ? 20 कम हुआ। ठीक है मेरे भाई। ठीक, अब यहां पर कितना कम हुआ? यहां पर कितना कम हुआ? यहां पर हुआ 13 ना? नहीं, इसमें कितना कम हुआ? 35 और 15 50 18। कितना कम हुआ? 18 कम हुआ। ठीक है मेरे भाई, 18 कम हुआ। ठीक है, और यहां पर कितना अधिक हुआ? यहां पर 15 अधिक हुआ। यहां पर 15 अधिक हुआ। ठीक है मेरे भाई। ठीक, अब आप मेरे को बताओ यहां पर 15 अधिक है, ये देखो ये 15 अधिक है और 15 अधिक है। अधिक वाला 30 है, सही है, और कम वाला कितना है? 20 30 38। 38 और 5 कितना होता है? 43। अधिक एक कम वाला कितना है? 43। तो फाइनली कितना कम है? यहां पर 30 अधिक 43 कम, मतलब आंसर क्या आएगा फाइनली? 13 कम, मतलब ऑप्शन ए सही जवाब है। ठीक है मेरे भाई। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो है 59। अब क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है? तो देखो 59 क्या बोल रहा है? मदो क्यू एवं टी, मदो क्यू एवं टी पर 2011 से 15 में, मतलब क्यू और टी का 2011 से 15, तो क्यू एंड टी का कौन सा? 2011 से 2015 के बीच की बात बोल रहा है। ठीक है भाई। तथा मद आर पर, तथा मद आर पर 2016 से 2020, 2016 से 2020 में हुआ कुल खर्च निकालना है। मतलब आपको क्या निकालना है सर? क्यू और टी में 2011 से 15। जब भी यहां लिख करोगे ना, देखोगे तो ध्यान रखना कि क्यू और टी का 2011 से 2015 का खर्च पूछा, और किसका पूछा? तथा मद आर का 2016 से 20। ठीक है मेरे भाई। तो देखो 2011 से 15 में क्यू और टी, तो 11 और 15 वाला तो शेडेड वाला है ना, मतलब ये शेडेड वाला क्या है? 2011 से 2015 वाला है। तो क्यू का देखो, तो क्यू का कितना है? 40 है। ठीक है, और टी का देखो, टी का, टी किधर गया? ये टी का कितना है? 25 है। टी का कितना है? 25 है। तो ये हुआ 2011 से 15 में क्यू और टी का खर्चा आया ना मेरे भाई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या बोला? आर का 2016 से 20। आर का 2016 से 20 मतलब शेड जहां ना हो, तो आर का 16 से 20, आर का 16 से 20 मतलब 30, आर का 16 से 20 मतलब 30, तो आर का 16 से 20 मतलब 30। तो इसका कितना आएगा? जोड़ो 4 3 7 8 9, मतलब टोटल खर्चा कितना आएगा? 95,000 करोड़। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, तो इसका आंसर होगा 95,000 करोड़। ठीक है मेरे भाई। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 60 कहता है 8-4√3 का वर्गमूल है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा होगा, बट ये इतना सिंपल है नहीं। अगर आप इसको डिटेल बनाने जाओगे ना मेरे भाई, तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मतलब बहुत समय लगता है। लेकिन आज हम इसको मतलब 10 सेकंड के अंदर करना सीखेंगे। मैं आपको 10 सेकंड में इस लेवल का भी क्वेश्चन बनाना सिखाऊंगा। ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन तो समझेंगे, लेकिन पहले मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं। देखो क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना ना। जैसे यहां बोला 8-4√3 का वर्गमूल है। मैं क्या बोल रहा हूं? क्वेश्चन ऐसा 25 का वर्गमूल है। ध्यान से देखो, 25 का वर्गमूल है। क्वेश्चन वही है। यहां पर क्या लिखा है? 8-4√3 का वर्गमूल है, और ये इसके वर्गमूल के ऑप्शन है, मतलब ये इसका स्क्वायर रूट का ऑप्शन है। सही है कि नहीं? तो अगर मैं बोलूं 25 का वर्गमूल है, और ऑप्शन ए दूं 2, ऑप्शन बी दूं 3, ऑप्शन सी दूं 4, ऑप्शन डी दूं 5, तो आप क्या बोलोगे? यार 25 का वर्गमूल, तो आप बोलोगे सर 25 का वर्गमूल निकालो। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। कितना आसानी से बन गया ना। यहां भी वही करना है, आप इसका क्या निकालोगे? वर्गमूल, और आंसर निकालोगे। लेकिन ये डायरेक्ट नंबर तो है नहीं, है ना, ये तो रूट रूट वाला है, तो इसमें लग जाता है समय। ठीक है, अब मैं दूसरा तरीका बताता हूं, ध्यान से सुनना। सर जैसे 25 का वर्गमूल है 5, तो आप मेरे को बताओ 5 का भी तो वर्ग 25 है कि नहीं है? जैसे 2 का वर्ग करो, सर 2 का वर्ग 4, 25 थोड़ी होता है। 3 का वर्ग करो 9, 25 थोड़ी होता है। 4 का वर्ग करो 16, 25 थोड़ी होता है। और 5 का वर्ग 25। हाँ सर, तो 25 का वर्गमूल 5 है, और 5 का वर्ग 25 है। ये टेक्निक समझ में आया? मैं क्या किया सर, जैसे इसका
वर्गमूल 5 है। देखो क्वेश्चन ये था ना मेरे भाई, ध्यान से देखना बेसिक। सर जैसे इसका वर्गमूल 25 का वर्गमूल अगर 5 होता है, 25 का स्क्वायर रूट अगर 5 होता है तो 5 का भी तो स्क्वायर 25 होता है। अगर ऐसे जा सकते हैं तो ऐसे भी तो जा सकते हैं, तो क्यों ना इस बार ऐसे चला जाए। समझ में आया? तो देखो अगर 25 का वर्गमूल 5 है तो 5 का भी वर्ग 25 है, तो उसी तरह इसका भी वर्ग ये आएगा। समझे? आप इसका वर्ग करो, इसका वर्ग करो, इसका वर्ग करो, इसका वर्ग करो, और ये आना चाहिए। सही है? अब आप बोलोगे सर 4-4 का वर्ग करेंगे तो टाइम होगा। देखो अभी मैं करके बता रहा हूं, फिर मैं आपको जैसे बोला 10 सेकंड के अंदर मैं करना सिखाऊंगा, अपने को पूरा वर्ग भी नहीं करना होगा। ठीक है? पहले इसको देख लेते हैं बेसिक से। ठीक है? जैसे यहां 5 का वर्ग 25 था, जैसे यहां 5 का वर्ग 25 था तो ऑप्शन डी इसका आंसर था। उसी तरह यहां पर किसका वर्ग ये आएगा, ये करें तो देखो इसको मैं मिटाता हूं। तो आप मेरे को बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर बताओ तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? आप बोलोगे सर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये पढ़े ना अपन बचपन में, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ये हम लोग पढ़े हैं। चलो तो अप्लाई करते हैं। तो a स्क्वायर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2a क्या है? a और b। सही है मेरे भाई? ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलो यहां अप्लाई करो तो क्या बोलोगे सर? a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सही है मेरे भाई? आ रहा है सबको समझ में? ठीक है, फिर यहां अप्लाई करो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है मेरे भाई? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये क्या किया हमने? चारे में वर्ग की। ठीक है, अब देखो आप मेरे को बताओ 2 का वर्ग 4 और रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है? बताओ रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है? सर रूट 3 का स्क्वायर होता है 3 और 2 दूनी 4 माइनस 4 रूट 3। तो इसका आंसर क्या आएगा? सर इसका आंसर आएगा 7 माइनस 4 रूट 3। सही है? इसको सॉल्व करो तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 3। देखो 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 हो गया। 2 का स्क्वायर क्या हुआ? 4 हुआ। और रूट 3 का स्क्वायर क्या हुआ? 3 हुआ। ठीक है मेरे भाई? 1 का 1 है और माइनस 4 रूट 3। तो इसका आंसर क्या आएगा? 4 तिया 12 और 1 13, 13 माइनस 13, 4 तिया 12 और 1 13, 13 माइनस 4 रूट 3। ठीक है भाई? चलो आगे बढ़े। इसका आंसर क्या आएगा? रूट 6 का स्क्वायर 6, रूट 2 का स्क्वायर 2 और माइनस 2, 6 दूनी 12। अंदर क्या हो जाएगा? रूट 6 इंटू रूट 2, ऐसा आएगा ना? रूट 6 इंटू रूट 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 8 माइनस 6 दूनी 12। ठीक है मेरे भाई? ठीक। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा? 6, इसका आंसर क्या आएगा? 3 और इसका आएगा 6 तिया 18। अब देखो ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट बात। सर यहां पर रूट 12 है, आपका तो ऐसे आ रहा है 4 रूट 3। तो आप मेरे को बताओ 12 को मैं क्या लिख सकता हूं? सर 12 को आप 4 इंटू 3 लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं? 4 तिया 12 लिख सकते हैं। ठीक। अब इसके बाद आप मेरे को बताओ, अच्छा 2ab, अच्छा एक मिनट, ये 2 भी तो है ना मेरे भाई? 2 भी तो है। ये देखो देखो 6 दूनी 12। देखो फिर से इसको बनाता हूं, 6 2 8 माइनस 2, और जब ये अंदर अंदर गुणा होगा तो क्या आएगा? 12 होगा कि नहीं होगा? 6 दूनी 12 होगा ना मेरे भाई? आगे 8 माइनस 2, 12 को क्या लिख सकते हैं? 4 तिया 12। ठीक है मेरे भाई? तो 8 माइनस 2 और 4 बाहर आएगा, रूट से 4 बाहर लाओगे तो क्या बोलोगे सर? बाहर आएगा तो 2, अंदर बचेगा 3, तो 8 माइनस 4 रूट 3। यही है कि नहीं? ऑप्शन देखो यही है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बट एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना। अब मैं आपको बताता हूं एग्जाम में बनाना कैसे। देखो ध्यान से, ये अच्छे से आया, इसको तो आप नोट कर सकते हो। अच्छा यहां से भी निकलता है बट ये आंसर नहीं आएगा ना। 6 3 9, यहां से कितना आएगा बताओ तो? ये होगा 9 दूनी 18, 9 बाहर आएगा तो क्या होगा? 3, तो ये होगा 3 2, मतलब ये कितना आएगा? 9 माइनस 6 रूट 2। तो ये तो है नहीं फिलहाल। ठीक है, ये हो गया इसका डिटेल। अब मैं आपको बताता हूं 10 सेकंड में कैसे करेंगे। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, देखो तो सर जैसे आप बताएं कि इसका वर्गमूल अगर ये है
तो इनका वर्ग क्या होगा आप बताओ, इनका वर्ग भी तो यही आंसर होगा कि नहीं होगा। ठीक, अब देखो चुटकियों में कैसे करते हैं, 10 सेकंड। आपको तुरंत सोच रहा है यार मैं इसका वर्ग करूंगा तो ये आना चाहिए। ठीक, आप मेरे को बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का, सब में क्या लग रहा है सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है आप बताओ सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैं बोल रहा हूं 2ab को छोड़ दो, आप a स्क्वायर और b स्क्वायर में फोकस करो, किसमें, a स्क्वायर और b स्क्वायर में फोकस करो। तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 4, a स्क्वायर क्या होगा 4 और b स्क्वायर होगा 3, 7। यहां 7 है क्या, नहीं है यहां 7। ठीक है, यहां फोकस करो, a स्क्वायर क्या होगा 2 4 और 3 12 और b स्क्वायर प्लस 1, तो यहां आंसर क्या आएगा 13। ये 13 है क्या, नहीं है। यहां a स्क्वायर 6, यहां b स्क्वायर 2, अरे ये 8 ही है ना आंसर। समझ में आया कैसे बनाना है, सिर्फ आप a स्क्वायर b स्क्वायर करो, पहला ऑप्शन देख लो 8 आया, क्योंकि देखो यहां a स्क्वायर करोगे क्या आएगा 6, यहां b स्क्वायर करोगे क्या आएगा 3, आंसर क्या आएगा 9, ये वाला 9 आएगा ना, यहां तो 8 है ना। तो कैसे बनाना है समझ में आया, सिर्फ हम लोग a स्क्वायर और b स्क्वायर के दम पे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के दम पे हम पता कर लिए कि ऑप्शन सी इसका सही था, क्योंकि यहां पर a स्क्वायर और b स्क्वायर 7 आ रहा है, यहां a स्क्वायर b स्क्वायर 13 आ रहा है, यहां a स्क्वायर b स्क्वायर 8 आ रहा है और यहां 9, तो 8 कहां पर आ रहा है ऑप्शन सी में। समझ में इसको कैसे बनाना है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 तो रीजनिंग का है, क्वेश्चन नंबर 62 भी और क्वेश्चन नंबर 63 भी रीजनिंग का ही है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की, जो फिर से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले मैं आपको देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई को 25% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत जल्दी से बनता है अगर आपको इसका कंसेप्ट पता हो। तो देखो इसको तो हम लोग करेंगे, ठीक है, कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में की लंबाई में 25% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पढ़ेंगे। पहले इस तरह का एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, ध्यान से देखो क्या बोला, एक आयत की लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है 10, मतलब एक आयत है। देखो ये मेरा क्वेश्चन है, मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूं ना, तो पहले इस एग्जांपल को समझते हैं। तो क्या बोला, एक आयत की लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है, लंबाई में हम लोग की है 10% की वृद्धि, सॉरी लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है 10% की, तथा चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है 20% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आप बताओ क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, आप बोलोगे सर क्षेत्रफल आयत का लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है मेरे भाई। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, स्टार पॉइंट बना के इस फॉर्मूला को नोट कर लेना, याद कर लेना, ठीक है मेरे भाई। तो क्या करना है, इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100। स्टार पॉइंट बनाओ और अपने कॉपी में नोट कर लो, जब भी ऐसा आए कि आयत की लंबाई में इतना बढ़ गया या चौड़ाई में इतना बढ़ गया या कम हो गया, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा और पूछेगा उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये सीधा फॉर्मूला लगा देना। अब देखो लंबाई कितना बढ़ा बताओ, तो लंबाई बढ़ा 10%, ठीक है। चौड़ाई कितना बढ़ा, चौड़ाई कितना बढ़ा 20%, ठीक है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, जिसको याद है बढ़िया बात है, जिसको याद नहीं है इसको नोट कर लेगा और याद कर लेगा कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100। तो 10 20 और 10 इंटू 20 बटा 100, तो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, तो 10 और 20 हुआ 30 और 2 एकम 2, तो इसका आंसर हुआ क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा 32%। समझ में आया। अब देखो ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है। देखो यहां पर क्या बोला कि एक वर्ग, बस ये बोला है वर्ग, ठीक है। तो वर्ग क्या होता है, ये फॉर्मूला याद हो गया ना, ठीक है। तो वर्ग क्या होता है सर, जिसकी सभी भुजा बराबर हो, जिसकी सभी भुजा बराबर हो उसको क्या कहते हैं, उसको वर्ग कहते हैं। अरे गड़बड़ हो गया, जिसकी सभी भुजा बराबर हो, रुको जिसकी सभी भुजा
बराबर हो, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो सभी भुजा बराबर हो, ए है, और एरिया क्या होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई, मतलब भुजा इंटू भुजा, यही होता है, तो एरिया आता है ए स्क्वायर, सही बात है। अब आप बताओ, एक वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है, 25% की, मतलब इसका ये वाला भी भुजा 25% बढ़ेगा, लंबाई भी 25% बढ़ेगा और चौड़ाई भी 25% बढ़ेगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक। तो लंबाई भी 25% बढ़ा और चौड़ाई भी 25% बढ़ा। तो देखो, जैसे यहां पर लंबाई 10% था और चौड़ाई 20% था, क्योंकि आयत की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है ना, लेकिन वर्ग की तो सभी भुजा बराबर होती है ना, तो इसमें अगर एक साइड 25% बढ़ा रहे हो तो दूसरे साइड भी आपको 25% ही बढ़ाना होगा, याद रखना, ठीक है, ठीक। तो लंबाई भी 25% बढ़ा और चौड़ाई भी 25% बढ़ा, क्योंकि ये वर्ग था, ठीक है। तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो फॉर्मूला क्या था सर, फॉर्मूला था x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100, ठीक है मेरे भाई। तो x का वैल्यू 25%, y का वैल्यू 25% और 25 इंटू 25 बटा 100, ठीक है मेरे भाई। तो 25 25 50 और 25 इंटू 25 625 बटा 100, जोड़े ना, 25 और 25 को जोड़े तो 50 आया, ठीक। तो यहां बनाता हूं, तो 25 25 50 आया था, जोड़े थे, और 625 बटा 100, ठीक है मेरे भाई। तो अगर 625 को 100 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 625 को 100 से भाग करेंगे, सॉरी 100 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 6.25, तो आंसर आएगा 56.25, 56.25, ठीक ठीक, तो ये प्रतिशत होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। समझ में आया, तो बस इस क्वेश्चन को बनाने का ये फॉर्मूला था, इसको याद कर लेना, ठीक है मेरे भाई, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100, ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा, नोट करके लिख लेना। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 तो रीजनिंग का है और क्वेश्चन नंबर 66 भी रीजनिंग ही है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67, जो क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है और एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, तो क्वेश्चन में दिया है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो एरिया क्या है, एक सर्कल है जिसका एरिया क्या दिया है, क्षेत्रफल क्या दिया है, क्षेत्रफल 154 दिया है। अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ तो, सर वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, जहां पर आर वृत्त की त्रिज्या होती है, ठीक है। तो पाई का मान 22/7 लेने पर उसका परिमाप ज्ञात करो, तो इसका क्या ज्ञात करना है, वृत्त का परिमाप। अच्छा देखो, हालांकि ना वृत्त के केस में परिमाप नहीं बोलते, परिमाप ज्यादातर पेरीमीटर होता है, परिमाप का मतलब पेरीमीटर होता है, जो रेक्टेंगल हो गया, आयत हो गया या वर्ग में परिमाप यूज करते हैं, और वृत्त के केस में परिधि यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ठीक है, परिमाप बोल दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन वाला बोला है, ठीक है, सीजीपीएससी का पेपर है। लेकिन हाँ, वृत्त के केस में ध्यान रखना, परिधि यूज करते हैं जिसका मतलब होता है सर्कमफेरेंस, और परिमाप मतलब होता है पेरीमीटर। हालांकि डेफिनेशन वही है, टोटल लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री, किसी का भी जैसे आयत है तो इसके सभी वर्ग है तो इसके सभी भुजा का योग, सभी भुजा का योग क्या कहलाता है, परिमाप, मतलब 4a, और रेक्टेंगल हुआ तो सभी भुजा का योग, तो l प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो ये क्या होगा 2l और 2b, तो 2 कॉमन l प्लस बी, ये सब क्या था, वृत्त का सॉरी वृत्त बोलता हूं, आयत का परिमाप था 2l प्लस बी, और ये वर्ग का परिमाप था 4 इंटू भुजा, ठीक है। और वृत्त का केस में क्या होता है, हाँ वृत्त के केस में परिमाप नहीं होता, परिधि होता है, तो परिधि क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है मेरे भाई। तो अगर कोई बोले वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो 4 इंटू भुजा, सभी भुजाओं का योग, और सभी भुजाओं का योग टोटल लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री, ठीक है। तो l प्लस बी प्लस है, तो ये क्या होता है, आयत का परिमाप, और ये क्या होता है, वर्ग का परिमाप, ये है वर्ग का परिमाप, ये है आयत का परिमाप, 2 इंटू एल प्लस बी और 4 है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। लेकिन वृत्त के केस में मैं जैसे बताया परिधि यूज करते हैं, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत, ठीक है, क्वेश्चन वाला परिमाप बोल दिया तो परिमाप ही सही, लेकिन याद रखना वृत्त के केस में परिधि, तो परिधि क्या है 2 पाई आर, ठीक है। तो देखो, अब ध्यान से देखो, तो ये क्या बोल रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे दिया,
154 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल कितना दिया है? 154, ठीक है। और पाई, तो आपको क्या निकालना है? परिमाप। अब आप मेरे को बताओ, अगर आपको वृत्त का परिमाप या परिधि निकालना है तो आपको 2 पता है? हाँ भाई 2 पता है। पाई का वैल्यू क्या लेना है? 22/7 लेना है। लेकिन आपको क्या नहीं पता? आपको आर नहीं पता। सही बात है, आर नहीं पता, कोई बात नहीं। तो आर यहां से निकालेंगे ना भाई, क्षेत्रफल दिया है ना, क्षेत्रफल कितना दिया? 154 दिया है। और अच्छा, पाई, पाई बोले तो 22/7 और आर बोले तो आर का स्क्वायर। यहां से क्या निकलेगा जब इसको सॉल्व करेंगे? तो सर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आर निकलेगा, और यहां से जो आर निकलेगा उसको यहां रख देंगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो ये भाग इधर जाके क्या होगा? गुणा होगा। तो 154 इंटू 7। और मेरे को बताओ, तो यहां क्या बचेगा? 22 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई। अब 22 गुणा है तो इधर आएगा तो क्या होगा? ये भाग होगा। ठीक है, इसको भाग किया। अब ध्यान से देखो, मैं यहां गुणा, देखो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं यहां गुणा लिखा था, किया हूं क्या मैं गुणा? नहीं, क्योंकि अगर मैं गुणा करूंगा और फिर भाग करूंगा तो लंबा हो जाएगा ना। तो कभी भी ऐसा गुणा लिख दो, लेकिन करो मत। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में भाग होगा तो कैलकुलेशन आसान होगा। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप 7 से गुणा किए तो एक नंबर सा बड़ा सा डाटा आ जाएगा। अगर मैं 154 को 7 से गुणा करता हूं तो आप क्या करोगे? पहले 154 को 7 से गुणा करोगे, फिर एक बड़ा सा डाटा आएगा, फिर उसको 22 से भाग करोगे, बहुत टाइम पास हो जाएगा। इससे अच्छा बस ऐसे लिख दो। अब देखो 11 दूनी 22, ठीक है मेरे भाई, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 11 चौक 44, 2 सत्ते 14। ठीक है, तो ये क्या आएगा? 7 इंटू 7, ठीक है, बराबर आर स्क्वायर बोले तो आर इंटू आर। तो समझ गए ना? तो ये क्या हो गया? 7 तो आर का वैल्यू 7, सिंपल दिख रहा है ना मेरे भाई। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? देखो ये 7 इंटू 7 को 7 का वर्ग बराबर 7 इंटू 7 जी, 7 का वर्ग बराबर आर का वर्ग। ठीक है, तो दोनों जगह क्या लेने पर? वर्गमूल लेने पर। तो 7 बराबर आर आ गया। तो यही देख लेना, 7 इंटू 7 बराबर आर इंटू आर। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? सीधा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी आ गई? सर त्रिज्या आ गई 7 आ गई मेरे भाई। ये देखो त्रिज्या आ गई 7। सो 7 से 7 कटेगा, 22 दूनी 44। तो वृत्त की परिधि कितनी आएगी? ऑप्शन डी, 44 सेंटीमीटर। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, मान लेते अगर आप गुणा करते, देखो यहां का कैलकुलेशन बता रहा हूं। यहां पर अगर आप ऐसे आया था ना, 154 इंटू 7 बराबर 22 इंटू आर स्क्वायर आया था। अब मान लेते आप गुणा करते, तो क्या करते? 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 36 37 और 7 और 3 10, यही करते। 7 चौक 28, 5 सत्ते 35, 36 37, 7 और 3 10, और फिर ये 22 से भाग करते। देखो जबरदस्ती एक बड़ा सा डाटा आ गया, आया कि नहीं आया? अब इसको भाग करोगे, 11 दूनी 22, तो 11 निया 99 और 11 अट्ठे 88, फिर 2 चौक 8, 2 निया 18, तो 49 बराबर। तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया कि नहीं हो गया? पहले आपने गुणा किए फिर इससे भाग दिए, इससे बेस्ट ये नहीं था आप गुणा नहीं किए, सीधा 11 दूनी 22, 11 कम 11, ठीक है ना? तो आपका इस तरीके से करोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन का समय बचता है। ठीक है मेरे भाई, चलो तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है? ये कहता है कि यदि ए बी सी एक वृत्त के 3 बिंदु है, मतलब एक वृत्त पर 3 बिंदु है, मतलब वृत्त पे 3 बिंदु है जिसका केंद्र O है, ठीक है, सर्कल है जिसका सेंटर O है, और ए बी सी उसके सरकमफेरेंस में 3 पॉइंट है, तथा AOB बराबर 90 डिग्री है तथा BOC बराबर 120 डिग्री है, तब आपको ABC बराबर क्या है? तो ये ऑप्शन है कि ABC बराबर क्या है। तो देखो इस तरह के प्रश्नों में आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इससे हम लोग कंस्ट्रक्शन करना सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला कि यदि ABC वृत्त पर 3 बिंदु है, तो सबसे पहले आपको ABC एक वृत्त बनाना पड़ेगा सबसे पहले, है ना? वृत्त तो बनाएंगे जी। तो देखो सबसे पहले हम बनाते हैं एक सर्कल, ठीक है, सर्कल बन गया। अब क्या बोला कि इसका केंद्र O है, ठीक है भाई, इसका केंद्र O है, हो गया। अब ABC इस पे 3 बिंदु है, ठीक है, ABC वृत्त पर, मतलब इस सरकमफेरेंस पे 3 बिंदु है ABC जिसका केंद्र O हो गया, तथा AOB बराबर 90 डिग्री। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। AOB बराबर 90 डिग्री,
कहने का मतलब है O पर 90 डिग्री बन रहा है, ये बात इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे बोलता है कि ADC बराबर 90 डिग्री, इसका मतलब है ये पॉइंट डी पे कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनता है। ये हुआ A, ये हुआ D, ये हुआ C। या इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, CDA मतलब ADC। A यहां भी हो सकता है, A यहां भी हो सकता है, C यहां भी हो सकता है, C यहां भी हो सकता है। A और C से फर्क नहीं है, लेकिन अगर ऐसा बोला तो पॉइंट डी पे ही कितना डिग्री बनना चाहिए, 90 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 90 डिग्री कब बनता है, जब दो लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब दो रेखाएं लंबवत होती हैं, मतलब ADC। समझ में आया 90 डिग्री कब बनता है। तो यहां पर क्या बोला है, AOB मतलब O पे क्या बन रहा होगा, O पे 90 डिग्री बन रहा होगा। तो 90 डिग्री कैसे बनाएंगे, एक हुआ ऐसे सीधा, एक हुआ ऐसे सीधा, मतलब ये हुआ A और क्या बोला AOB ना, तो AOB और यहां पर कितना डिग्री बना, 90 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है। चलो पहला बात हुआ, ठीक है। आप देखो कंस्ट्रक्शन हम कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या बोला, BOC बराबर 120 डिग्री। BOC, अब देखो अगर BOC बराबर 120 डिग्री, 120 डिग्री क्या होता है सर, जैसे ये 90 डिग्री है, ये मान लेते BOC है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो मान लेते हैं अगर 120 डिग्री बनाना, कितना डिग्री, 120 डिग्री, तो ये 90 तो ये हो गया, मतलब ये थोड़ा सा और ज्यादा होगा, लगभग 30 डिग्री, है ना। तो ये क्या होगा, 90 और 30 120 डिग्री, ऐसा बनाना पड़ेगा। तो देखो BOC अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूं, अगर मैं इसको सीधा बनाता हूं, तो ये कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन यहां पर कितना बोला, 120 डिग्री, तो थोड़ा सा इसको कैसे बनाना पड़ेगा, O को मैं इधर लिख देता हूं सेंटर को, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे खींच के बनाते हैं, ऐसे, ये लगभग ये 30 डिग्री होगा ना, तो ये हो गया 30, ये हो गया, तो ये हो गया पूरा BOC बराबर कितना डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, BOC। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, 120 को भी मैं नीले से लिख देता हूं, 120 डिग्री। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको बताना है ABC, मतलब आपको क्या बताना है, ABC मतलब ये वाला मान बताना है। रुको रुको, आपको बताना है A से B, A से B और ABC मतलब आपको 120 मिटाता हूं, ठीक है। देखो ABC ऐसा, ठीक है। थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, इसको ऐसे बना देते, ABC ऐसा। रुको 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 रुको, थोड़ा ये एकदम सीधी लाइन बनेगी, समझ गया ना आप, ये ABC। रुको एक बार और ट्राई करता हूं, ABC, हाँ अब आ गया, ठीक है। तो देखो आपको क्या बताना है, ABC मतलब आपको ये वाला एंगल बताना है, AB और C, ठीक है। और ये कितना डिग्री था, 120 डिग्री। ये कितना डिग्री था, रुको रुको, ये था कितना, 120 डिग्री है ना। BOC कितना है, BOC ये है 120 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, अब देखो, तो ये आपको बताना है ABC मतलब ये वाला एंगल का मान क्या होगा। ठीक है, चलो अब इसको समझते हैं। तो देखो एक चीज बता रहा हूं, ये पहले भी बता चुका हूं और अभी एक बार फिर बता रहा हूं, क्या कि जैसे एक त्रिभुज होता है और जिसमें अगर सभी भुजा बराबर होती है तो उसका सभी कोण भी बराबर होता है। ठीक है भाई, ये पढ़े थे समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी सभी भुजा बराबर तो उसकी सभी कोण बराबर। लेकिन और एक और इंपॉर्टेंट बात, कि जिसकी दो भुजा बराबर होती है उसके सामने के दो कोण भी बराबर होते हैं, सामने के दो कोण भी बराबर होते हैं। कहने का मतलब अगर कोई त्रिभुज है, इसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो, AB बराबर अगर AC हो, किसी त्रिभुज की ये दो भुजा बराबर हो, तो इसके सामने के दो कोण भी बराबर होंगे। तो A कोण B बराबर कोण C, समझ में आया।
तो अगर किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती तो उसके सामने के दो कोण भी बराबर होते हैं। ये बात अच्छे से क्लियर हुआ? तो ये याद रखना, स्टार पॉइंट इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे कि अगर दो भुजा बराबर होती है तो सामने के दो कोण भी बराबर होते हैं। एक बात याद हुआ। दूसरा बात, मेरे को बता त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? सर त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। ठीक है मेरे भाई। चलो, तो दो बात क्या सीखे कि सर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और अगर दो भुजा बराबर हो, अगर दो भुजा बराबर हो तो सामने के दो कोण भी बराबर होते हैं। ये दो बात अच्छे से क्लियर हुआ। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। तो आप पहले ये बताओ, मेरे को बताओ, अगर ओ ए बराबर ओ बी है या नहीं? देखो ओ ए बराबर ओ बी है या नहीं? क्यों है ओ ए बराबर ओ बी? क्योंकि ये दोनों क्या है? रेडियस है। देखो ओ ए बी एक रेडियस है। रेडियस क्या होता है? किसी भी वृत्त पे केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। किसी भी वृत्त में केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। सेंटर ऑफ सर्कल से सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो ये केंद्र से परिधि के बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या हुई। ये भी केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, ये भी क्या हुई? वृत्त की त्रिज्या हुई। ठीक है, और ये भी केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, ये भी क्या हुई? वृत्त की त्रिज्या हुई। तो मेरे को बताओ, अगर ये दोनों बराबर है, यदि ओ ए बराबर ओ बी है, ओ ए बराबर ओ बी है, ठीक, अब ध्यान से सुनो, तीनों कोणों का यह मान कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। ठीक है, मतलब एंगल ए, देखो ये वाला कोण, ये वाला एंगल ए, एंगल ए, ये वाला कोण ना, इसको मान लेता हूं मैं एंगल एक्स मान लेता हूं, कुछ और पेन ले लेता हूं, लाल वाला ले लेता हूं। देखो ये वाला कोण मान लेता हूं एक्स है, ये वाला कोण क्या है? एक्स है। ठीक है मेरे भाई, ठीक। अगर ये वाला कोण एक्स है तो ये वाला कोण भी एक्स होगा। क्यों ये वाला कोण एक्स होगा? तो ये वाला कोण एक्स होगा क्योंकि सर अगर दो भुजा बराबर है, अगर दो भुजा बराबर है तो सामने के दो कोण बराबर होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। यदि दो भुजा बराबर है, मतलब ओ ए बराबर ओ बी है, ओ ए बराबर ओ बी है, बराबर क्यों है? दोनों रेडियस है। तो अगर दो भुजा बराबर हो तो इस त्रिभुज में ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। दो भुजा बराबर है तो दो कोण बराबर होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। मतलब x प्लस 90। कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम लोग? त्रिभुज बात कर रहे हैं ए ओ बी, ए ओ बी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। तो x प्लस 90 प्लस ये वाला x बराबर कितना डिग्री होगा? 180। ठीक है मेरे भाई, ठीक। तो ये क्या होगा? x प्लस एक्स 2x। ठीक है, x प्लस एक्स क्या होगा? 2x। और 90 उधर जाएगा तो 180 माइनस 90, तो 2x बराबर 90 है ना। तो x बराबर 90/2, x की वैल्यू कितनी आएगी? 45। x की वैल्यू आ गई 45। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो इतना आ गया। अब मेरे को बताओ, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इसको मान लेता हूं मैं y, इसको मान लेता हूं y, तो ये भी y होगा। सेम वही ओ बी सी में, ओ बी सी में अगर ये रेडियस है, मतलब ओ सी बराबर ओ बी है और दोनों क्या है? रेडियस है। ओ सी बराबर ओ बी है और दोनों रेडियस है, तो सामने के दोनों कोण बराबर होंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो इतनी बात क्लियर हुई। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यहां भी क्या लगेगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो कौन से त्रिभुज की बात कर रहा हूं? त्रिभुज ओ बी सी में, ओ बी सी में। ठीक है, तो ओ बी सी में ये 120 डिग्री हुआ, प्लस y प्लस y प्लस y बराबर 180 डिग्री। तो y प्लस y क्या होगा? 2y, और 120 उधर गया तो 180 माइनस 120, तो 2y बराबर 60। तो y बराबर हुआ 60/2। y की वैल्यू कितनी आई? 30 डिग्री। y की वैल्यू कितनी आई? 30 डिग्री। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक, x भी आ गया, y भी आ गया। अब ध्यान से देखो,
तो मेरे को बताओ, अगर ए बी सी बताना है, ए बी सी क्या बताना है, ए बी सी, तो ए बी सी क्या होगा सर, ए बी सी होगा एक्स प्लस वाई। आपको ये पूरा बताना है ना, ए बी सी, ए बी सी, ये बड़ा वाला बताना है, ए बी सी, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक्स प्लस वाई, ए बी सी बराबर एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ए बी सी बराबर एक्स प्लस वाई, तो एक्स की वैल्यू 45 और वाई की वैल्यू 30, तो ये कितना होगा, 4 3 7, 75 डिग्री है क्या। तो ए बी सी की वैल्यू होगी 75, ठीक है मेरे भाई। अब मैं ये बता रहा हूं कि इतना डिटेल आपको नहीं बनाना, जल्दी से कैसे बनाते हैं और सारा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में करना होता है। देखो उसको जल्दी से कैसे बनाते हैं वो बताता हूं। तो देखो इस क्वेश्चन को मिटाता हूं, तो ये बहुत ज्यादा डिटेल था, अब इसको हम लोग जल्दी से कैसे करेंगे वो सिखाता हूं। तो देखो इसको मिटा रहा हूं, जिसको नोट करना होगा कर लेना। अब देखो इसको मिटा रहा हूं, अब इस क्वेश्चन को हम जल्दी से कैसे बनाएंगे, तुरंत कैसे सॉल्व करेंगे वो सिखाता हूं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन क्या बोला, यदि वृत्त पर 3 बिंदु है, तो एक सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक है, और इसका सेंटर O है, इसका सेंटर क्या है, O है, ठीक है मेरे भाई, जिसका केंद्र O है, तथा AOB बराबर 90 डिग्री, AOB बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो ये है गया AOB, AOB बराबर कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ, ठीक है मेरे भाई, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। और BOC बराबर 120 डिग्री, BOC बराबर 120 डिग्री, ठीक है। तो BOC यहां पर O मान लेते हैं, BOC ना, तो ये 90 हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा आगे खींचते हैं, इसको थोड़ा सा आगे खींच के ये हो गया 120 डिग्री। ये कितना डिग्री हुआ, 120 डिग्री, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखो, तो आपको क्या निकालना है, ए बी सी, आपको क्या निकालना है, ए बी सी, ये ए से बी और ये बी से सी, आपको ये वाला डिग्री का मान निकालना है। अब देखो इसको बनाना कैसे था, एकदम सिंपल तरीका। सर ये ओ ए बराबर रेडियस है, ओ बी बराबर रेडियस है और ओ सी बराबर रेडियस है, ठीक है भाई। अगर आप बताओ त्रिभुज में दो भुजा बराबर है, तो सामने के दो कोण बराबर होंगे या नहीं होंगे, होंगे। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये दोनों बराबर होंगे, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है आप बताओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, 180 में ये 90 तो निकल गया, 90 निकला तो कितना बचा 90, और ये दोनों बराबर है, बराबर है मतलब ये कितने कितने होंगे 45 डिग्री, मतलब ये 45 तो ये 45 तो ये वाला भी 45, ठीक है मेरे भाई, ठीक। अब इधर देखो त्रिभुज के ये दोनों भुजा बराबर है, तो सामने के दो कोण बराबर होंगे, होंगे ना, ठीक है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों को 180, 180 में ये 120 है, ये 120 है, तो 180 में 120 घटाओ कितना बचा 60, मतलब ये दोनों का मान क्या होगा, बराबर बराबर होगा, सही है। त्रिभुज के तीनों कोणों को 180 होता है, तो 180 में ये 120 तो निकल गया ना, ठीक है। तो कितना बचा 60, मतलब ये कोण का मान और ये कोण का मान, कौन कौन से कोण का मान, ये वाले कोण का मान और ये वाले कोण का मान कितना होगा 60। अच्छा ये दोनों बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होंगे, तो 2 से भाग कर दो, तो मतलब इसका किसका क्या मान होगा सर, इसका मान 30 और इसका मान 30, तभी तो देखो 30 30 60 और 120 180 हुआ, यहां पर 45 45 90 और 90 180 हुआ, तो ये 30। तो अब आपको एबीसी बताना है, तो एबीसी क्या होता है 45 प्लस 30, तो 45 प्लस 30 कितना होगा 75। तो समझ में आया इसको बनाना कैसे है, ठीक है। तो एबीसी का मान कितना होगा 75 डिग्री। अब ध्यान से देखा जाए तो मैं आपको बताऊं क्वेश्चन पेपर किधर है, रुको क्वेश्चन पेपर लाता हूं। तो अगर हम लोग ध्यान से देखा जाए तो ये हमारा ना 68 नंबर का क्वेश्चन था, ये हमारा 68 नंबर का क्वेश्चन था, जो अंतिम क्वेश्चन था, क्योंकि 69 भी रीजनिंग है और 69 रीजनिंग है और 70 क्या है 70 फिर चालू हो रहा है छत्तीसगढ़ी हिंदी, ठीक है। आपको पता होगा सीजीपीएससी के सी सेट में 70 के बाद सारे क्वेश्चन छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज के होते हैं, ठीक है, ठीक है, और या हिंदी के होते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारा मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो अब देखो हम लोग क्या कर लिए हैं, जो सीजीपीएससी 2024 का सॉल्यूशन का वीडियो बना रहे ना, तो सीजीपीएससी 2024 के जो सॉल्यूशन का वीडियो था जिसमें हम लोग मैथ्स का सॉल्व कर रहे थे, तो आज वो खत्म हो चुका है। हम लोग पूरा मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं जो सीजीपीएससी 2024 में पूछा गया था सी सेट के पेपर में। तो आज उसका अंतिम क्वेश्चन था 68 नंबर का,
इसके साथ ही पूरे मैथ्स का क्वेश्चन 1 साल का हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। सारे वीडियो बन चुका है, सब अपलोडेड है, आप हर एक वीडियो को देख सकते हो। कुछ लोग देखे होंगे, कुछ लोग अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि बाकी वीडियो भी आप देख लेना, ठीक है। तो अब आपको मेरे को बताओ, ठीक है, ये जो हम लोग बनाए, ये जो कोशिश किए कि प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन का वीडियो आप तक मिले, तो वो आपको कैसा लगा, आप उससे कुछ सीखे कि नहीं सीखे, तो आप मेरे को जरूर कमेंट करके बताना कि ये जो 5-6 वीडियो बना 2024 के सॉल्यूशंस का, वो उसमें से आप कितना सीखे कितना नहीं सीखे, आप कमेंट करके जरूर बताना। और ये भी बताना कि आज की वीडियो से आप कितना सीखे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब जो हमारा अगला वीडियो होगा वो हो सकता है 2023 के सॉल्यूशन का वीडियो बनाए, मतलब 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके सॉल्यूशन का वीडियो बनाए, ऐसा हम करेंगे। तो फिलहाल 2024 का सॉल्यूशन का कंप्लीट हो चुका है। आपको वीडियो कैसा लगा, कितना कुछ सीखे, आप कमेंट करके जरूर बताना। और अपने सभी दोस्त भाई बंधु के साथ शेयर करना जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है और जो 2026 का पेपर देने वाला है। तो आप उनके साथ ये वीडियो का लिंक जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।